बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई पर आइए आज से ही कवरेज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर आज कोई चर्चा सबसे ज्यादा है तो यही है कि बंगाल में इस बार किसकी बन रही है सरकार। क्या चौथी बार सीएम बनेंगी ममता बनर्जी या फिर वहां पर चल रही है बीजेपी की धार। आज इस सब पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं। अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पहले फेज में यह माना जा रहा था कि 59 सीटें 152 में से बीजेपी की थी, तो वो उनके लिए भारी था। लेकिन इस बार जिन 142 सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार आज थम गया है, उन 142 में से सिर्फ 18 सीटें बीजेपी लाई थी, 123 सीटें टीएमसी की झोली में गई थी। तो ये वाला फेज माना जा रहा है कि पलड़ा भारी टीएमसी का है। लेकिन यहां पर अगर सरकार बनानी है तो पहले फेज में तो बीजेपी को अच्छा करना ही होगा। इस फेज में भी उनको कई सीटें हासिल करनी होंगी, बढ़ाना होगा, तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सुधांशु जी के पास जाऊं, एक और दिलचस्प आंकड़ा है, आप लोग भी देखिएगा कि आखिर कितनी सीटें हैं जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से कम रहा। तो ध्यान से सुनिए, ऐसी सीटें निर्णायक साबित हो सकती है। टीएमसी की जीत जहां पर हुई जिसमें मार्जिन 7 से 10,000 के बीच में था, ऐसी 14 सीटें थी जहां पर टीएमसी की जीत हुई। तो 7 से 10,000 का जीत या हार का मार्जिन जहां पर था, 14 सीटें टीएमसी की। 5 से 7,000 के बीच भी जो मार्जिन था जीत का, उसमें 6 सीटें टीएमसी की जीती थी। तो 5 से 7 वाला हम बता रहे हैं, 7 से 10 1400, मतलब 5 से 10,000 के बीच में समझिए उनकी 20 सीटें वो जीते थे। टीएमसी की जीत के मार्जिन में 5,000 से जो कम मार्जिन था उसमें 1 सीट थी जो उन्होंने जीती थी। अगला हम आपको दिखा देते हैं। तो कुल मिलाकर 5 से लेकर 5 से कम में भी, अब बीजेपी का देखिए, 7 से 10,000 वाली मार्जिन की सीटें इन्होंने जीती थी, 3 सीटें ऐसी थी जहां 7 to 10 था। 5 से 7,000 में, जो 3 से 5,000 में माफ कीजिएगा, जो बीजेपी ने जीती थी वो 1 सीट थी। तो ऐसा कुल मिलाकर अगर आप देख लीजिए तो 14 से 6 20 21 22 24 25 26 27 28 सीटें थी जहां पर मार्जिन 10,000 से कम था। ये बहुत ही मतलब दिलचस्प भी चुनावी नतीजे नहीं आने वाले हैं, बल्कि बहुत आगे पीछे होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा उसी सीट की कर लेते हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये बीजेपी की सीधी स्ट्रैटेजी अब दिखती है कि जो दिग्गज है, जो पार्टी के सामने का टॉलेस्ट लीडर है, उसको जाकर शिकस्त देना। इससे पहले नंदीग्राम में आपने किया, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। अब आप पहुंच गए भवानीपुर में। भवानीपुर में भी जो ममता बनर्जी का रिकॉर्ड है वो दिखा दीजिए। 11 16 21 2 बार उपचुनाव में जीती और 16 में वो वहां पर से चुनावी उम्मीदवार बनकर आई थी। जो ममता बनर्जी वहां से चुनावी मैदान से भवानीपुर में उतरी है, तो ये देखिए कोलकाता दक्षिण का लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां पर इस बार डायरेक्ट फाइट ये आप देखेंगे। ममता बनर्जी का पैतृक घर भी इसी इलाके में है, वहीं पर वो रहती हैं। सुधांशु जी, यहीं से शुरू करते हैं। टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि आप लोग वहां पर पैसा बांट रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि टाका तो ले लिया, वोट नहीं देंगे। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक निर्णायक रूप से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है। अब जो अभी आपने तमाम आंकड़े रखे, इन्हीं आंकड़ों को दृश्य देख लीजिए। 2011 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक थी। 2016 का विधानसभा चुनाव हमें 3 सीटें मिलती हैं और 10% वोट मिलते हैं, यानी एक हमने जंप लिया। 2021 का विधानसभा चुनाव हमें 77 सीटें मिलती हैं और 38% वोट मिलता है, और तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिलता है, यानी 10% का डिफरेंस। यानी सिर्फ 6% वोट यदि उधर से इधर आ जाए तो सारी परिस्थिति बदल सकती है। तो अब जो कुछ दिख रहा है 11, 16 और 21 के विधानसभा चुनावों में, वो ट्रेंड ये दिख रहा है कि जनता का समर्थन उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले चुनावों में भी लगभग मन परिवर्तन का बना लिया गया था। और याद करिए अंजना जी, पिछले चुनाव में हम मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे, जो 3 सीटों वाली पार्टी थी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए और सत्ताधारी दल थी तृणमूल कांग्रेस। मगर सब तरफ प्रचार क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई। भाई साहब, बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटें पाके 38% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, और जो पार्टियां जीरो पे सिमट गई उनकी हार नहीं थी। यह दर्शाता है कि जन समर्थन कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में था। इस बार आप देखें तो
एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य चुनावी हिंसा के लिए अधिक बदनाम हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होता है। सिर्फ एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जहां चुनावी हिंसा की अनेक घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती थी। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोग मारे गए थे। तो इस बार जो सतर्कता और सजगता रही है, केंद्रीय बलों की उपस्थिति रही है, इसलिए पहले चरण में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई हत्या का समाचार नहीं आया है चुनावी हिंसा में। यानी अब इस बार मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो यह ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक छलांग और लगने वाली है, और यह मनोभाव भी दिख रहा है, आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेंड भी यही दिखा रहा है। चलिए ठीक है, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको भी अंदर से एहसास है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि भवानीपुर की लड़ाई थोड़ी दिलचस्प तो बन गई है। एक बार रिजल्ट्स पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 2021 का उपचुनाव, जिसमें उपचुनाव से चूंकि नंदीग्राम में वो हार गई थी, 58,835 वोटों से वो जीती। 2016 में वो यहां से कंटेस्ट करती हैं, 28,719 वोटों से ममता बनर्जी जीतती हैं। और उसके पहले जो 2011 का चुनाव था उसमें भी 54,213 वोटों से वो जीती। वो उपचुनाव था, बाद में उन्होंने वहां से लड़ा। 40% स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 40% आबादी गैर बंगाली है भवानीपुर में, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, अन्य गैर बंगाली जातियां भी वहां पर रहती हैं। आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज है? लगभग 40,000 के आसपास वहां वोट भी कटे हैं, और एक बहुत बड़ा गुजराती और मेरे साथ पहली बार हुआ, सिद्धार्थ जी मैं आपको बता रही हूं, मैं स्वयं प्रकाश जी, पहली बार मेरे साथ हुआ कि मुझे भवानीपुर में ऑन कैमरा कई लोग थे, मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगी जो ममता दी का नाम ले रहे थे, लेकिन कई लोग थे, महिलाएं खासकर, जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि वो दीदी के साथ इस बार नहीं है। ऐसा पहले नहीं होता था वहां। ठीक है, देखिए, नहीं देखिए क्या है कि अगर लोकतंत्र है, सबको अपना मत अधिकार करने का अधिकार है मतों का, मगर जिस तरह से अनुच्छेद 326 का ये उल्लंघन करके चुनाव कराया जा रहा है, और सुधांशु जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा, इनको एसआईआर की लाइन में खड़े हुए 200 लोग से ज्यादा मरे वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें उनको ब्लड नहीं दिखा। ज्ञानेश कुमार जी के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, ऑलरेडी प्रक्रिया में रंगे गए। मगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, अपने समुदाय की बात की। देखिए, बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे दादा पुरख आकर के यहाँ 100 साल पहले अगर सेटल हो गए, मगर बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है। वो गुजरात से आके सेटल हुआ, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, बहुत लोग सेटल है यहाँ पर। और जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, वहां डांडिया का उत्सव होता है गुजरातियों का, और छोटी से लेकर के आज ममता बनर्जी 70-71 साल उम्र हो गई है, तब तक उस डांडिया में जाती है और उनको तो सपोर्ट करती है। स्वयं प्रकाश जी, बंगाली पे बाहरी आप लोग करते हैं, से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, मतलब लोग, आम लोग भी जानते हैं पुरोहित जी, फिर 3 बार की मुख्यमंत्री कैसे बोल सकती हैं? जी देखिए, नहीं देखिए, अभी लोकतंत्र के अंदर में जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है, तो समझ में आ रहा, सारे इंस्टीट्यूशन है, ये नोटिस भिजवाया गया है। मेरी बात सुनिए, बहुत सी बात बोली जाती है, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब क्या राजनीतिक भाषण जो होते हैं, उसके अंदर में अगर कोई एक शब्द किसी से निकल जाता है, उससे उसके चुनाव के ऊपर, सुनिए, ये राजनीतिक डिवीजन की बात करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि ये एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, इनके कुछ मुद्दे उठा करके इनके वोट खींच लो। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं, आप भी समझती है। ये चुनाव के बाद में इसको फेंक दिया जाएगा कागज को। मगर अगर परसों चुनाव है ना, इसलिए ये न्यूज बनी है, ये न्यूज को बनाया गया है। अभी यही चल रहा है कि रोज एक-एक घंटे में आपको ऐसी न्यूज आती रहेगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मगर मिताली बाग पर जिस तरह से एक आक्रमण हुआ, एक महिला जो सांसद है, उसके बारे में क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है। उनके नेता, ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको पुरोहित जी कि इतने हल्के में से मत लीजिए। जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो कानून है उसके तहत भी मतलब सजा है। वो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, वो प्रतिबंधित है, वो जाति सूचक शब्द है। उसका इस्तेमाल कोई भी करे, उसके खिलाफ इतना सा नोट, आपको भी पता है कंप्लेंट हो जाना कितनी गंभीर बात होती है। तो खैर, इसका जवाब तो अब डीजीपी और वो लोग ऑर्डर देंगे। लेकिन उनका कहना है सुधांशु जी कि आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए, एससी आयोग के जरिए। जवाब दीजिए। देखिए, वास्तविकता यह है
पहली बार देश एक ऐसा चुनाव देख रहा है जहां पर सुरक्षा बलों की गहन मौजूदगी में कोई हिंसा न हो पाने के कारण किसी के पेट में दर्द हो रहा है। पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जा रहा है जहां एसआईआर यानी वास्तविक वोटर ही चुनाव डाल सके, संदिग्ध वोटर चुनाव न डाल सके, उसके लिए समस्या हो रही है। पर उनकी पहली सांसद बार की एक गाड़ी ऐसा पर, देखा सुधांशु जा जी रहा आपको है टोक रही हूं मैं बीच में, लेकिन उनकी सांसद की गाड़ी पर भी तो हमला हुआ है ना, एक बार विजुअल दिखा दीजिए। वो भी तो बीजेपी वाले, तो फिर क्या है? आप लोग कहते थे टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, पर फिर अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो फिर इसका कौन जवाब देगा? देखिए, अगर कहीं पर कोई भी घटना हुई है तो हिंसा का प्रयोग सर्वथा गलत है। जिसने भी किया है कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और यहां हम अभी भी कहना चाहते हैं तो तमाम लोग जो जहां जहां पर रुके हुए हैं उनको तो अभी भी वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही थी। और अगर ऐसा है तो वो क्या उन्होंने, उनकी पुलिस अभी भी हुआ है, उन्होंने एफआईआर करवाई है क्या? एफआईआर करवाएं और उसके बाद जांच करवाएं, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो। परंतु हम यह कहना चाह रहे हैं, हमारे एक वो करेंगे, हम कर लेंगे शुभेंदु सरकार, उनको किस ढंग से दौड़ाकर मारा जा रहा था वो देखा जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, 75 हत्याएं होने वाले चुनाव में आज एक भी हत्या नहीं हुई है, इसलिए आपको चुनाव आयोग पे आरोप लग रहा है। देखिए भाई साहब, सुनिए मेरी पूरी बात। एसआईआर यानी जिन 11 लाख लोग जो गुमनाम थे, आपने अपने टर्न में बोलिए, 200 लोग मर गए और ये बात हत्या नहीं हुई। अरे और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, यहाँ ममता बनर्जी छोड़िए, पुरोहित जी की मजबूरी है बोलना। ये भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, केवल 4 लोग डिबेट में हैं, दर्शकों के साथ आपकी मजबूरी है, आपको संसद का पद चाहिए। सुनिए, मैं दिल से ममता बनर्जी को चाहता हूं और उनकी पार्टी करता हूं। अरे भाई, आप मजबूरी नहीं है। देखिए, आप कुछ भी कोशिश कर ले, व्यक्तिगत टिप्पणी करके बच नहीं सकते। जैसे ममता बनर्जी जी जातिगत टिप्पणी करके बच नहीं सकती, और ममता बनर्जी जी को तो छोड़िए। हाँ, और मैं अंजना जी पूछना चाहता हूं, वो कहां गए दलित पिछड़ों के अलंबरदार? वो कहां गए जो कहते सामाजिक न्याय के पैरोकार और वंचितों पिछड़ों के झंडा बरदार? सबके मुंह में दही जम गया। इसका अर्थ बहुत साफ है कि इनको न किसी समाज से मतलब है, न किसी विचार से मतलब है, न किसी के सम्मान से मतलब है, न किसी के अपमान से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर भारत के समाज में घमासान से मतलब है। ममता बनर्जी इतना बड़ी बात बोल के निकल जाएंगी और सारे लोग चुप होते हैं। पुरोहित जी की मजबूरी हो सकती है, वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर जो लोग इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस ने इस पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? मजे की बात समझिए कि एक तरफ कांग्रेस के भी नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और कांग्रेस दिल्ली में कहती है कि नहीं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ने के लिए हमें ममता जी की जरूरत है। तो इस प्रकार के राजनीतिक दलों के सारे षड्यंत्र को अब बंगाल की जनता समझ चुकी है। और इसीलिए जो अभी आपके प्रोग्राम से पहले दिखाया जा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा अंग बंग और कलिंग तीनों में, यानी अंग और कलिंग में हो चुका है। अब बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग नहीं, अब राष्ट्रवाद की तरंग सुनामी का रूप लेने जा रही है।